नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड निवेश की ऑल टाइम हिट स्ट्रैटेजी में से एक है लॉन्ग टर्म निवेश की स्ट्रैटेजी, जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही आपके लाइफ के लगभग हर गोल को पूरा करने में भी मददगार होता है। तो रिटायरमेंट से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक या जिंदगी के किसी भी गोल के लिए कैसे करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, और इक्विटी में निवेश के लिए क्या है आइडियल टाइमिंग, कौन सी अवधि को लंबी अवधि मानी जाए, लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लानिंग पर आज चलने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स, आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। क्षितिज और ऋषिकेश दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और ये बात तो जग जाहिर है और आंकड़े भी यही बताते हैं, हम जितना भी लॉन्ग टर्म का डेटा देखते हैं वो भी ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में ही बाजार ने हमेशा से पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगेन वॉलेटिलिटी से आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है, और आजकल का जो समय है वो इसका साक्षी भी है। पर मैं अगर क्षितिज सबसे पहले समझना चाहूँ, जब हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में मतलब 5 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए इक्विटी ही सही है या लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाने से ही पॉजिटिव रिटर्न ज़्यादा बनता है, क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके हो सकते हैं, कैसे समझे इसे? नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश भाई एंड नमस्कार सभी दर्शकों को। स्वाति, एक्चुअली में क्या है कि 5 साल एक आइडियल टाइम है कम से कम, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 5 साल लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ अगर आप 12-15 साल से ज़्यादा करेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म होती है। नहीं तो एक आइडियल टाइम है कि हाँ, इक्विटी में आने के लिए आप कम से कम 5 साल का व्यू लेके आए। पर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म क्यों बोला जाता है लॉन्ग टर्म? बिकॉज उसका मेन बेनिफिट आपको, जितना समय आप ज़्यादा बढ़ाते हैं उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में अगर समय लगता है तो उस बिजनेस को अगर आप लिस्ट कर रहे हैं उसमें रिटर्न जनरेट करने में भी आपको टाइम लगेगा। सो तो जब तभी बोलते हैं कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करें अपनी इन्वेस्टिंग की, जैसे कोई करियर अपना शुरू कर रहा है 25 की आयु में, या कोई 30 में शुरू कर रहा है, अगर वो शुरू करे उतना उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सो आज एक सबको पता है, थंब रूल हम अगर बात करें दोबारा से 72 है कंपाउंडिंग का, जहाँ पे अगर आप मान लीजिए अगर 15% से ग्रो कर रहे हो तो लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल होगा, पर 10 साल में वही पैसा 4 गुना हो जाएगा। और 5 साल आप और ऐड कर दे तो वो 8 गुना हो जाएगा, 500 ऐड करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म का मेन बेनिफिट या कंपाउंडिंग का मेन बेनिफिट जिसके लिए आप इन्वेस्ट एक्चुअल में कर रहे हैं, वो आपको 10-12 साल के बाद ही होता दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्याप्त समय जो आपको लेना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए वो 5 साल है, पर लॉन्ग टर्म 12 साल से ऊपर में डिफाइन करूंगा। और दूसरी चीज है, इक्विटी का मेन बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपका कंपाउंडिंग है। तो उसके लिए आपको लंबे समय के लिए आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो इक्विटी का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में ही मालूम चलता है। और ऋषिकेश, इस लॉन्ग टर्म में अगर हम बाजार के परफॉर्मेंस को समझ के देखें, 1 साल या 6 महीने का अगर परफॉर्मेंस ना देखें, पिछले कई सालों में अगर बाजार में 3, 5, 7 या 10 साल या उससे ऊपर अगर देखें, कब कब ऐसा हुआ है जब निफ्टी का परफॉर्मेंस प्लस में रहा है, या कब लोगों को मायूस होना पड़ा है नेगेटिव रिटर्न के चलते? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को नमस्ते। इक्विटी में कब कब पॉजिटिव रिटर्न्स आया है और क्या अवधि के लिए अगर निवेश किया है तो पॉजिटिव रिटर्न्स आया है, तो उसका उत्तर ये होगा कि जितना समय ज़्यादा आप मार्केट में रहो, फॉर एग्जांपल 5 साल की अवधि के लिए रहते हो या 7 साल की अवधि के लिए रहते हो, कुछ बेंचमार्क डेस्टिनेशन रिटर्न्स की बात करूंगा मैं। अगर आप 7 साल की अवधि के लिए निवेश करके रहते हो, तो आपका जो 7% जो डेट को मात देने वाला रिटर्न है, वो 99% हो जाता है और 95% के ऊपर हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि एक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि तुम डेट जितना रिटर्न बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो उसका उत्तर आता है कि अगर आप 7 साल के लिए आप निवेश करते हो, तो 7 साल के लिए आप निवेश करते हो तो 95% प्लस प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपके डेट जितने रिटर्न्स बन जाएंगे। ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 99-100% प्रोबेबिलिटी हो जाती है पॉजिटिव रिटर्न्स की, अगर आप 5 साल की अवधि के लिए करते हो। तो जितनी आप अवधि बढ़ाते जाओगे, 5 साल, 7 साल, 10 साल या 20 साल, उतनी आपके पॉजिटिव रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। दूसरा बेंचमार्क रिटर्न जो आपको देखना है, डेट वाला रिटर्न, वो करीबन 7% का रिटर्न होता है। वो 7 साल के आगे, अगर आप इक्विटी में 7 साल के ऊपर निवेश करते हो तो आपको डेट
को मात देने की इक्विटी की क्षमता हो जाती है। क्योंकि आप जब डेट में निवेश करते हो तो उसका कारण क्या होता है कि आपको एक 7% रिटर्न की लगभग गारंटी मिल जाए। अगर उसका 95% के ऊपर प्रोबेबिलिटी है तो आप इसकी वजह से आप डेट में रिटर्न निवेश करते हो। लेकिन वही प्रोबेबिलिटी अगर इक्विटी आपको दे पाए तो उसके लिए कितना समय लगता है ये जानना बहुत जरूरी है। करीबन 7 साल लगते हैं वो आने के लिए। और दूसरी दूसरी एक चीज के बारे में बात करूंगा, सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक जोखिम की भी बात करूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूंगा। डेट म्यूचुअल फंड्स का अधिकतर स्टैंडर्ड डिविएशन होता है करीबन 1.5 से 2.5 के बीच में। स्टैंडर्ड डिविएशन का मायना ये होता है कि अगर आप 7 की उम्मीद रखते हो तो ऑन आफ्टर 5 इयर्स या 7 इयर्स आपको क्या 7% कंफर्म रिटर्न मिलेगा? नहीं, शायद वेरिएशन होगा, 1.5% का प्लस या माइनस रिटर्न मिल सकता है। उसे स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अगर यही स्टैंडर्ड डिविएशन इक्विटी में या निफ्टी में आने के लिए कितना समय लगता है ये हमको पता चल जाए तो डेट का पैसा इक्विटी में आने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो उसके लिए करीबन 15 से 20 साल लगते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5 और 2.5 के बीच में आ जाता है। तो इन दो पैमानों के हिसाब से 7 साल रिटर्न के हिसाब से और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 15 से 20 साल। तो 7 साल के ऊपर आप अगर निवेश करने की अवधि रखते हो तो आप डेट को मात दे सकते हो और इक्विटी डेट का रिप्लेसमेंट बन सकती है। क्योंकि हमने एक स्टडी किया हुआ है इंडियन हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स का, तो उसमें ये उभर के आता है कि 50% जो है वो फिजिकल एसेट्स में निवेश होता है, जो रियल एस्टेट और गोल्ड है, और बचे 50% कैपिटल मार्केट्स या फाइनेंशियल एसेट्स में होते हैं। अगर उसका हम ब्रेकअप देखें तो पता चलता है कि केवल 15% जो है इक्विटी में और 75% जो है वो डेट और डेट इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स में है। तो अगर ये सारे आंकड़े पता चल जाए हमको तो इक्विटी डेट को मात दे सकता है स्टेबिलिटी के हिसाब से, और रिटर्न के हिसाब से तो देता ही है। तो इस हिसाब से वो परिवर्तन आ सकता है। ओके, एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में हम जो डिफाइन करते हैं यूजुअली, क्षितिज बोल रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग है या बच्चों की पढ़ाई के, ये दो हमारे फिक्स्ड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो यूजुअली हम जिसके लिए प्लानिंग करते हैं। ज़रा बताइए कि लॉन्ग टर्म निवेश में स्पेशली किसी की रिटायरमेंट प्लानिंग है 10, 15, 20 साल, जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म शुड बी डिफाइंड बाय अ टाइम होराइजन ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, तो कैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें इस लॉन्ग टर्म के लिए? कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है जहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक स्वाति इसमें एक अच्छा मिक्स होना चाहिए इक्विटी का और टैक्स सेविंग आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे पीपीएफ है डेट में, एनपीएस है। तो इनका और साथ में कुछ इक्विटी के जितने भी आपके लेट्स से लार्ज कैप फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे और एक फोकस फंड लेके आप एक अच्छा 4-5 एसेट क्लास का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसके बाद जहाँ पे आप एक पूरा प्लान कर सकते हैं कि रिटायरमेंट में मान लीजिए मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, तो उस हिसाब से आप आज की डेट में एक से प्लान कर सकते हैं, या लमसम है तो उसे स्टैगर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टैगर में इन्वेस्ट कर भी रहे तो भी सिप करें, बट इट्स अ गुड मिक्स डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। ये कॉम्बिनेशन लेके आप एक पोर्टफोलियो कवर आउट कर सकते हैं डेट में इस समय, बिकॉज हम इंटरेस्ट रेट कट साइकिल में है। तो आप गिल्ड फंड में भी इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उसमें आपको एक बार दोबारा अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी जब या दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जब रेट कट आ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो एक तो आप अपना पीपीएफ में आप डिपॉजिट करें टेक में, आप एनपीएस स्कीम ऑप्ट करें, उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी है, पर अब आई थिंक विद न्यू टैक्स रेजिम वो बेनिफिट रहेगा, पर एनपीएस के फीचर्स तो हैं आपके पास। और साथ में आप एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो इक्विटी का कार्व आउट करें जो जो ज्यादा थोड़ा लिटिल हाई ऑन लार्ज कैप साइड हो, चाहे वो लार्ज कैप फंड हो या फ्लेक्सी कैप फंड हो या फोकस फंड हो, जो वेटेज ज्यादा लार्ज कैप को दे रखी हो, ऐसे एक पोर्टफोलियो कवर करें, ताकि एक बार आपका रिटायरमेंट अप्रोच हो जाता है तब भी आपको पोर्टफोलियो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसी पोर्टफोलियो में से इजिली एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की ऑप्शन लेके अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। आई थिंक ये अप्रोच एक बेटर अप्रोच है, रादर देन कि आप एंड में आके अगर आपने रिटायरमेंट के हिसाब से कुछ स्मॉल मिड कैप फंड ले रखे हैं और उसको आप चर्न करके कहीं और जा रहे हैं, बिकॉज ये वॉलेटाइल रहते हैं और इसमें वॉलेटिलिटी कई बार बहुत हेवी प्राइस आपसे दिलाती है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ड्रॉडाउन्स। एब्सोल्यूट। ऋषिकेश, ये बताइए लॉन्ग टर्म में जिसका पोर्टफोलियो भी बना हुआ है, इक्विटी का प्रपोर्शन यूजुअली कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रखना चाहिए, तो एक जो परफेक्ट एलोकेशन है बिटवीन इक्विटी एंड डेट फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो,
वो क्या सजेस्ट करेंगे आप? फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्वाति जी, लॉन्ग टर्म की परिभाषा जैसे क्षिति जी ने कहा कि करीबन 3 साल के ऊपर हम अधिकतर मीडियम टर्म माना जाता है, और 5 से 10 साल के ऊपर वो है लॉन्ग टर्म की परिभाषा होती है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका पैसा निवेश करना है तो 80% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए, 20% जो है वो डेट में जाना चाहिए। इक्विटी में 80% जाना चाहिए क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैंडी आ जाता है। अगर 80% आप उसमें डालो तो उसमें रिटर्न की पॉसिबिलिटी करीबन 11-12% की होती है। डेट की 7-8% की होती है, लेकिन डेट होना जरूरी है क्योंकि एक स्टेबिलिटी लेके आता है डेट पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर 5 साल या 5 साल के कम अवधि के लिए चाहिए तो आपको अब एलोकेशन जो है 70% इक्विटी और 30% डेट में होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इसके वजह से 30% आप डेट में रखिए और 70% जो है वो इक्विटी में रखिए। और आपकी अवधि अगर केवल 1 साल करीब है तो उस समय पे आपका 100% पैसा डेट में होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके वजह से अलग अलग पड़ाव के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशंस का सुझाव करूंगा। पर लॉन्ग टर्म के लिए हेवी ऑन इक्विटी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रिटर्न्स एक्सेलरेशन कैप्चर कर पाओ। राइट। और क्षितिज, मानिए किसी ने अगर 10 साल पहले मार्केट में 10,000 रुपये डाले होते, हम निफ्टी की ही बात कर लेते हैं, तो इन 10 सालों में कितना रिटर्न हम बनता हुआ देख पाते? यही पैसे अगर हम एसआईपी के थ्रू भी अगर समझें, थ्रू म्यूचुअल फंड रूट अगर डाले 10,000, तो वो 10 या 20 या 30 सालों में फॉर अ लॉन्गर टाइम कितना बनने की संभावना रखता है? ये प्रोबेबिलिटी से थोड़ा समझ में आता है कि लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना बढ़ता है। इनफैक्ट स्वाति, इस मूवमेंट में इस पर्याप्त इन टर्म्स ऑफ जिस समय मार्केट का इस समय लेवल है, मार्केट 18% ब्रॉडर मार्केट्स करेक्टेड है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए मार्केट के करेक्शन के बावजूद निफ्टी का कोई रिटर्न 11.7% कंपाउंडिंग है पिछले 10 साल में, 11.7। अगर आप उसमें डिविडेंड जोड़ देते हैं कोई लगभग 12.5% का कंपाउंडिंग रिटर्न है। जहां हम बात कर रहे हैं कि रिटर्न नहीं बना है मार्केट में, जो रिसेंट पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनका, मैं सर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म है, अब 10 साल के लिए हैं, तो ये 18% फॉल के बावजूद आप 11.7% इंडेक्स में रिटर्न ले रहे हैं, और विद डिविडेंड 12.5। तो किसी ने 10,000 रुपए अगर लगा रखे हैं मार्केट में, तो फिर लगभग 16,780 का 26,780 रुपए उसके वैल्यू हो गई है। उतना गेन आपका आया है एज ऑन डेट जब मार्केट आपका फॉल हुआ है। हमने इंडेक्स लेवल से, निफ्टी के लेवल से कैलकुलेट करा है। सो निफ्टी या फिर इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्शन है इकोनॉमी का आपका। तो इकोनॉमी अगर आपका नॉमिनल जीडीपी आपका 10-10.5% बढ़ रही है, तो निफ्टी भी कोई 10-10 उसी रेंज में पड़ेगा। और हमने देखा भी है कि जो जो एब्रेशन था मार्केट में, जहां पे वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस थी, वो बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, अब वो करेक्ट होती दिख रही है। एट द सेम टाइम 2 क्वार्टर से अर्निंग इज व्हाट इज एडिंग अप इन द निफ्टी। तो अर्निंग मल्टीपल आपका जो है नीचे डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा है, तो आपका वैल्यूएशन काफी कंफर्ट जोन में आ गई है। सो 10,000 की वैल्यू कोई 16,780 रुपए से बड़ी है। और ये अपने आप में एक प्रूफ है दैट अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हैं तो इस मार्केट के फॉल के बावजूद भी 12% कंपाउंडिंग के आसपास आप इंडेक्स में हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। एब्सोल्युटली। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट रहा है आउट ऑफ योर मनी, वो कितना ग्रो किया है। एसआईपी से पैसे डालते हैं तो एब्सोल्युटली 20 और 30 साल में जो होराइजन है उसमें 10,000 की रकम करोड़ों तक भी कमाई जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन करें, समझने की कोशिश करें। क्षितिज महाजन, ऋषिकेश पालवे हमारे साथ है। क्षितिज बताइए, एक और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो है बच्चों की पढ़ाई। काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं कि 10 या 15 साल में बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों को के फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो यहाँ की स्ट्रैटेजी कैसे अलग होगी फ्रॉम रिटायरमेंट प्लानिंग? स्वाति, आई थिंक सबसे बड़ा अभी मदर है, मेरी भी डॉटर है, हम सबका एक एक जो गोल होता है पेरेंट्स का, जब हमारे पेरेंट्स के समय से था कि बच्चों की परवरिश अच्छी होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए हमें फोकस करके पैसा इकट्ठा करना है। एंड ऑब्वियसली फिर मैरिज का एक गोल है। पर मेन आज की डेट में क्या है, इतना कंपटीशन है कि आप चाहते हैं कि बच्चे सेटल हो। मेरे हिसाब से अगर आप जल्दी शुरू कर रहे हैं और आपके पास जहाँ भी 8-10 साल का प्लस का टाइम है, तो कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं
जहाँ पे आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक मिड कैप फंड का, फोकस का, फ्लेक्सी कैप फंड का। साथ में आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि ले सकते हैं, जो टैक्स फ्री 8.5% आपको मिलता है। और एक एसबीआई का चिल्ड्रन फंड है बहुत अच्छा, जो उनके सीआईओ खुद मैनेज करते हैं। और उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज का, साथ में आपका डेट का 25-30% एलोकेशन रहता है। सो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चलते हैं तो इजिली आप जो जो लग रहा है अर्निंग ग्रोथ से कि 14-14.5% का कंपाउंडिंग रिटर्न टारगेट कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो के लिए भी। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है, जब भी आप अपना प्लान करें आप इन्फ्लेशन को जरूर काउंट में ध्यान में रखें, बिकॉज इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा स्पॉइलर है इसमें। हमें लगता है कि हमारा एक्सपेंस आज के हिसाब से इतना है, पर इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम है, जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो आई थिंक इसमें एक जो जो मेरे को अपने पसंदीदा फंड है वो मेरे एक एचडीएफसी फोकस फंड आप ले सकते हैं 30, मोतीलाल का मिड कैप ले सकते हैं, 50 का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, एसबीआई का चिल्ड्रन फंड है, और एक एनपीएस आप गर्ल चाइल्ड के लिए ले सकते हैं। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन में अगर आप लेते हैं और सिप करते रहते हैं तो एक एक अच्छा पोर्टफोलियो, आप अपना टारगेटेड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। ऑल राइट, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं क्षितिज की तरफ से, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर आप उसकी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं इन्वेस्ट। मुझे अब दोनों के फंड्स में जानती हूँ, मैं ऋषिकेश आपसे समझना चाह रही हूँ कैसे फंड्स फॉर अ लॉन्ग टर्म आप पसंद कर रहे हैं। स्वाति जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड फंड्स होने चाहिए। 13 कैटेगरीज ऑफ फंड्स है एज पर सेबी आफ्टर 2018। उसमें से कुछ करीबन 9 से 10 कैटेगरीज है, वहाँ पे अल्फा जनरेशन की गुंजाइश काफ़ी हाई होती है। तो उसका चुनाव करना चाहिए। एलोकेशन अक्रॉस मार्केट कैप इस हिसाब से होना चाहिए कि 50-55% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में होना चाहिए। फंड्स के नाम लूंगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए। प्रॉक्सी लार्ज कैप है ये। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक बहुत बढ़िया फंड है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप जो है वो अपनी कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है इसने। और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक काफी अच्छा मिड कैप रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 4 फंड्स मेरे पसंदीदा फंड्स हैं। और कुल मिला के म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश करना है इक्विटी स्पेस में तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। एब्सोल्युटली। एक छोटा डिस्कशन शॉर्ट टर्म जो स्ट्रैटेजी उस पर भी कर लेते हैं। क्षितिज आप ही से जानना चाहती हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते पावर ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग ऑल्सो। अब 3 से 5 साल तक का अगर नज़रिया है तो यहाँ पर भी लोग गलती कर लेते हैं कि एक्विटी हैवी हो जाते हैं। और अब देखिए ना, पिछले 1-2-3 साल में लोगों के पोर्टफोलियो में कितना नुकसान हुआ, क्योंकि उनको बस ये लालच आया कि हम मिड कैप स्मॉल कैप पे पैसे डाल देते हैं और जल्दी से पैसे कमाने की चाह में नुकसान कर बैठे। सो आइडियल स्ट्रैटेजी क्या रहे? स्वाति, जब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वैसे ही आप एक रिस्क रिस्क एसेट क्लास में है, जो अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो रिस्क एसेट क्लास है, पर लॉन्ग टर्म में रिस्क एसेट क्लास नहीं है। तो इक्विटी को पहले डिफाइन ये करना चाहिए कि 5 से 6 साल के लिए कम में है तो रिस्क एसेट क्लास है। 6 साल से ऊपर आई थिंक ऋषिकेश भाई ने बहुत अच्छा एक मैथ्स दिया था कि कैसे कि नेगेटिव रिटर्न्स है ही नहीं है उसके ऊपर। तो आप जब शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपको पैसे 3 साल 5 साल में चाहिए, तो आप एक डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियो के हिसाब से पैसा करिए। यानी इक्विटी में उसका एलोकेशन बहुत कम जाना चाहिए। मेरे सामने प्योर इक्विटी तो होना नहीं चाहिए। अगर इक्विटी प्ले भी करना तो क्वाजी इक्विटी होना चाहिए। जैसे आप एक मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं, आप बैफ ले सकते हैं। साथ में आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछते हैं 15-20% एलोकेशन आप गिल्ड फंड को दे सकते हैं, बिकॉज रेट कट्स आर अराउंड द कॉर्नर। और साथ में शॉर्ट टर्म फंड्स ले सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट डेट फंड्स ले सकते हैं, जहाँ पे 2-2.5 साल का आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, जिसको रेट कट का बेनिफिट मिले। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एसेट, बैफ, और साथ में आप एक गिल्ड फंड, साथ में कॉर्पोरेट डेट फंड का कॉम्बिनेशन लेके आप शॉर्ट टर्म का जो भी आपका गोल है उसका प्लानिंग कर सकते हैं। इससे आपको मल्टी एसेट में आपको गोल्ड का भी थोड़ा किकर मिल जाएगा, इक्विटी का थोड़ा फेवर मिल जाएगा, साथ में रेट कट का बेनिफिट डेट साइड से भी आ जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में लेके और 30-40% एलोकेशन बैक और मल्टी एसेट देकर 60% आप प्योर डेट करें, दैट्स अ राइट अप्रोच। बिल्कुल। तो आपके हर गोल के लिए, हर एक टाइम फ्रेम के लिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी ज़्यादा रखनी है। मिड टर्म के लिए जैसा बता रहे हैं क्षितिज और जैसा ऋषिकेश ने भी बताया, एक थोड़ा बैलेंस जो फ्लेवर वाले फंड्स होते हैं जिनमें गोल्ड, मल्टी एसेट एलोकेशन जैसा फंड में आपका इक्विटी डेट गोल्ड का भी कॉम्पोजिशन है, बैलेंस एडवांटेज टाइप फंड हो गए।
या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स है, छोटा अवधि है तो डेट में ज़्यादा आपको रखना चाहिए। तो एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन से आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजंस को डेफिनेटली कर सकते हैं एम। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश और क्षितिज, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।